ओके गाइस, प्रीलिम्स 2024 कंक्लूड हो चुका है और कंक्लूड होने के बाद अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रह जाता है, क्या करके आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले एग्जाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये उनके लिए है जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, उनके लिए क्या लर्निंग है। ये उनके लिए भी है जिन्होंने अगले साल अपना अटेम्प्ट देना है। इन द सेंस कि पॉलिटी में देखिए आप कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, किस बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या टफ थे, क्या इजी थे, क्या डुएबल थे, क्या नहीं डुएबल थे। पिछले साल पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते थे। इस बार भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। अप्रॉक्सीमेटली 16-17 क्वेश्चन पूछे गए गाइस पॉलिटी में से, एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि 34 मार्क्स लेना या 32 मार्क्स लेना, इट वाज वेरी इजी फॉर यू, बिलीव मी। तो अब तैयारी जो की जाती है एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में की जाती है जिस स्ट्रक्चर में आप टॉपिक वाइज सारा कुछ पढ़ते जाते, तब उसको जब आप तैयारी कर लेते हैं और उसकी रिवीजन बार बार करते हैं तब जाके आपको क्लैरिटी आती है। अदरवाइज आप सोचो लक्ष्मीकांत की बुक उठा के आपने पढ़ना शुरू कर दिया, देन यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स, एवरीथिंग विल बी फ्यूटाइल। डोंट डू दैट, बिल्कुल भी मत कीजिए ऐसा। आप गाइडेंस लेके चलिए, आप स्ट्रक्चर बना के चलिए। लेट अस से you don't want to seek any type of guidance, you don't want to associate yourself with some sort of mentorship program, so अपने एंड पर भी एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो करके चलिए ना। चलना तो उसी रास्ते पे पड़ेगा, चाहे किसी की आप उंगली पकड़ के चलिए, चाहे आप खुद चलिए, जाना उसी रास्ते पे पड़ेगा, आप रास्ता नहीं बदल सकते हैं। तो हमारा जो एम होता है, हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट स्ट्रक्चर करना, चीजों को बताएं। जैसे पॉलिटी की बात करें तो आज नहीं कितने सालों से पार्लियामेंट बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इस बार भी ऐसा ही था, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट टॉपिक से नजर आ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस बार आपको फंडामेंटल राइट से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये चीज, अच्छा शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हमेशा से रहे, शेड्यूल पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर करके तैयारी चला कीजिए, बिना स्ट्रक्चर के कुछ नहीं। आओ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का, पॉलिटी के क्वेश्चंस का, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, किसका क्या आंसर बनता था और क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, कहां आपने गलती की और आने वाले टाइम के लिए आपको क्या प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। तो हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। सो बड़ी बेसिक बात है, इसमें आपको क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये इसका कारण ये था कि डिलिमिटेशन कमीशन की बात चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि एक आपको और क्वेश्चन आया विमेन रिजर्वेशन के ऊपर, इन द सेंस कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो वुमेन को रिजर्वेशन दी जा रही है वो कब से है, दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट लोकसभा, इस लोकसभा से नहीं थी। क्यों? क्योंकि बोला गया कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन दोबारा जब एस्टैब्लिश किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इस इसको लागू करेंगे, इस रिजर्वेशन पॉलिसी को। तो उस संदर्भ में आपको डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्या आया, क्वेश्चन पूछा गया। Is that clear? So how many delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023? So अभी तक 4 कमीशंस बने। So very basic, न्यूज में चल रहा था तो आप इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule. So see, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसने 8th शेड्यूल को अमेंड करके कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड की थी। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली वाज नॉट देयर। अगर आपको सिर्फ मैथिली पता होता तो आप 4 एलिमिनेट कर देते, 1 2 3 ऑटोमेटिकली आप सही करके आते। सो सी एलिमिनेशन वाज आल्सो वर्किंग, हर एक चीज आपके फेवर में थी। क्लास में चीख चीख के बोला जाता है शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ शेड्यूल्स में से आपको पता होता, फर्दर मोर एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप कर रहे थे, तो कितना आपके लिए आसान था। तो क्वेश्चंस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, शेड्यूल में से क्वेश्चन पूछा गया, न्यूज में से क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी आप देखना, यू विल रियलाइज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सी पार्ट्स, अगेन पार्ट्स में से क्वेश्चन पूछे गए। म्युनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो उसमें से देखो क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, देखो सारा क्वेश्चन पार्ट के ऊपर। इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356, 360 वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स, इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, इफेक्ट्स ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, कितना कुछ डिस्कस करते हैं, फिर भी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। अब बेसिक तो करके जाते तभी बात बननी थी। तो पार्ट्स में से क्वेश्चन था, अगेन तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, 1 2 3 वाज द राइट आंसर। तो जो आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 368 वो आपका पार्ट 20 में है, इमरजेंसी प्रोविजन आपकी 18 पार्ट में है, म्युनिसिपैलिटीज आपका 9A में है। आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर टू यू, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो पार्ट्स देखो, अगर हम
ब्रीफ करने की कोशिश करें तो अभी तक हमने देखा शेड्यूल्स एंड पार्ट्स में से क्वेश्चन देखे हमने, जो हमें पता ही है एग्जाम से पहले ही कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें करके जानी है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी। अब इसको आप जजमेंट से रिलेटेड केस भी ले सकते हैं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस भी ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 एक बहुत ही ब्रॉडर वे में इंटरप्रेट किया जाता है। राइट टू प्राइवेसी पुट्टस्वामी जजमेंट, हमने यूट्यूब पर वीडियो भी डाली हुई है इसके तहत, आप वो देख सकते थे। अदरवाइज भी फंडामेंटल राइट्स का जब जिक्र करते हैं तब हम बात करते हैं कि राइट टू लाइफ सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं होता है, अ डिग्निफाइड लाइफ होता है, और उसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी जिक्र किया गया। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा गया था, इट वाज एंटायरली बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर। Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? So हम हमेशा बात करते हैं कि मेंस में भी क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटीज के। फाइनेंशियल कमेटीज में से 90% ऑफ द चांसेस हैं आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी भी फाइनेंशियल कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है, ऐसा नहीं है कि वो रिडंडेंट हो गए अब टॉपिक। लेकिन इस बार थोड़ा अलग पूछा गया, एथिक्स कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से क्या क्या ऑप्शंस जो है वो ठीक है। इनिशियली it was an ad hoc committee, okay, only a member of the Lok Sabha can make complaint relating to unethical conduct of the members of the Lok Sabha, बस यहाँ गड़बड़ थी। So this committee can take up any matter which is cannot take any matter which is sub judice, और आपको क्या बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, and so 1 and 3 is the correct statement. So who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? Very basic question, static question. अगर आपने जीके की वन लाइनर किताब भी रखी होती तब भी आप उसमें से पढ़ के सिलेक्टिवली, जैसे हम आपको गाइड करते हैं कि कौन से सिलेक्टिव टॉपिक से आपको रेफर करना होता है, तब भी आप कर सकते हैं। तो श्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दिस इज द राइट आंसर। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो अमेंडमेंट के ऊपर 368 में देखो हमने दो क्वेश्चन देख रहे हैं। एक हमने देखा कि हमें पार्ट पूछा गया कि कौन से पार्ट में 368 है, दूसरा हमने देखा है पार्ट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ कैसे, ऐड करके, वेरिएशन लाके या रिपील करके। तीनों ही चीजें, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, अमेंड करने में आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, कुछ चेंज भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो हाउ कैन यू से कि सिर्फ एक दो चीज के करके ही हम उसको अमेंड कर सकते हैं तरह से? आप तीनों कंडीशंस लगा के उसको क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसका प्रोसीजर भी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इस बार ही नहीं आया, पहले भी अमेंडमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए। तो याद रखिएगा टॉपिक्स तैयार किए जाते हैं। तो 1, 2 and 3 was the right answer. So which one of the following statements are correct in respect of money bill? मनी बिल के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, इस बार नहीं आया, बहुत बार पहले भी आया। सो अगेन पार्लियामेंट के ऊपर का टॉपिक है ये, पार्लियामेंट के टॉपिक का। तो 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। बच्चे कहेंगे कि सर 110 मनी बिल बात करता है, बात तो ठीक है, लेकिन 110 जो बात करता है वो बात करता है डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। यहां पूछा जा रहा था स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल के, कैसे उसको पास किया जाता है, राज्यसभा में कैसे उसका रोल है, लोकसभा में क्या रोल है, वो स्पेशल प्रोसीजर 109 ही मेंशन करता है। अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये बात ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कईयों को पता ही नहीं था कि राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, एंड इट इज अ परमानेंट हाउस। तो एक पॉइंट को लेके 10 पॉइंट और जुड़े होते हैं जो हमें करने हैं, इस बार चाहे नहीं है, अगली बार हो सकता है आ जाए। तो उन चीजों को पे फोकस होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, बात बिल्कुल ठीक है। So this takes us to the fact कि 1, 2 and 3 आपके क्या है जी, करेक्ट है। Amendments to the money bill suggested by the Rajya Sabha have not to be accepted by the Lok Sabha, ठीक है, need not to be accepted. North Eastern Council was established by the North East Council Act 1971. Subsequent to the amendments of North East Council Act 2002, the council comprises which of the following? कौन कौन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में है? अगेन बेसिक, अगर आता था तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, जैसे जोनल काउंसिल्स, इंटर स्टेट काउंसिल्स, आर्टिकल 260, आर्टिकल 263, प्रेसिडेंट का रोल क्या है, देन सरकारिया कमीशन, देन पंची कमीशन, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, राजा मन्नर कमेटी। सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस गाइस। टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, स्टेट स्टेट कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कंपेटिटिव फेडरलिज्म को हेल्दी मैनर में प्रमोट करने के लिए, बार्गेनिंग फेडरलिज्म को एड्रेस करने के लिए, कितना कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप करके जाएंगे तभी बात बनेगी। यू शुड ऑलवेज बी डेडिकेटेड। मैं तो ये मानूंगा अपनी बेसिक्स के साथ हमेशा आप डेडिकेशन में तैयारी कीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल जैसे घोड़े का जो फोकस होता है बिल्कुल सीधा होता है ना, उसके आसपास बिल्कुल ब्लाइंड होता है, वैसे ही आपका फोकस होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, और वो बेसिक के साथ चलते जाओगे, यू विल एंड अप क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
Provisions will come into effect from 18th Lok Sabha. This will be in force for 15 years after becoming act. There are provisions for reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. So see, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 19th लोकसभा से होगा, अगर आपको पता हो। इस बार की 18th थी, ये 19th लोकसभा से होगा, इस बार तो नहीं ना हुआ। So this will be in force for 15 years, ये बात ठीक है। There are provisions for reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. Anyway, देखो पेपर सेटर ने क्या किया, कहता है सिर्फ इसको बताओ ये आपको आता है कि नहीं आता है। अगर ये आता होता तो आप क्या करते, इसको क्लोज कर देते, ऑटोमेटिकली आपका सी क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। विमेन रिजर्वेशन का बिल था, जो विमेन को हम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं लोकसभा में, जो विमेन को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सी फंडामेंटल राइट से एक और क्वेश्चन रिट्स के ऊपर, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब ये बड़ा बेसिक है, रिट ऑफ मैंडमस है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, रिट ऑफ सर्शरारी है, रिट ऑफ को वारंटो है, एंड देन रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सो प्रोहिबिटिंग द लोअर कोर्ट, प्रोहिबिटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द केस, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करना। अब देखिए गवर्नर के ऊपर, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। Then a community declared as a scheduled tribe in a state need not to be so in another state. ठीक है बात बिल्कुल, लेकिन it is not the governor, it is the president. अब आपको प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग एक और चीज पता हो तो शेड्यूल्ड एरियाज भी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में गवर्नर का रोल आ जाता है। अब इनमें क्या फर्क है ये हम डिटेल में एक बार वीडियो भी कर लेंगे, आई विल मेक वन वीडियो ओवर दैट, एंड हम क्लासेस में तो डिस्कस करते ही हैं। तो विद रेफरेंस टू यूनियन बजट, अगेन देखो पार्लियामेंट में से फिर एक और क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आर्टिकल क्या, आर्टिकल 112, लेकिन नॉट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। गाइस यही तो बेसिक्स हैं जो करने थे आप, यही तो बेसिक्स हैं जो आपको करने थे। एंड अगेन फिर बोल रहा हूं, अगर इन मोटा मोटा हम देखने की कोशिश करें तो पार्लियामेंट में से क्वेश्चंस पूछेंगे, फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल न्यूज में से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछेंगे, अमेंडमेंट में से 2 क्वेश्चन, आई मीन सॉरी, हाँ यस दैट्स राइट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में से 2-3 क्वेश्चन आए आपको, शेड्यूल में से क्वेश्चन पूछा गया। तो पता ही है टॉपिक्स कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक बात। With reference to Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution for the removal of the Speaker of Lok Sabha is under consideration, वो क्या नहीं करेगा, he shall not preside। बिल्कुल ठीक है, जब उसको रिमूव करने की बात हो रही है तो उसको प्रिसाइड क्यों करवाएंगे। he shall not have right to speak, ये गलत है, वो बोलेगा बिकॉज मेंबर तो है, स्पीकर नहीं रहेगा। अगर रिमूवल मोशन पास भी हो जाता है बट स्टिल मेंबर तो रहेगा, he will speak। he shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, he shall be entitled to vote on the resolution at the first instance। उसको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने दिया जाएगा, कास्टिंग वोट नहीं करने दी जाएगी जो टाई के मौके में होती है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर गाइस। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रेजोल्यूशन। ये भी मैंने करवाया था आपको कि सिर्फ 3 सर्कमस्टांसेस में बिल लैप्स करता है और किसी सर्कमस्टांस में बिल लैप्स नहीं करता। तो 3 में आए तो ध्यान रखो, बाकी जो भी आए तो समझ लेना लैप्स नहीं करेगा। पहला सर्कमस्टांस, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा एंड ओरिजिनेटेड इन लोकसभा, लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था, लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा डिसॉल्व करेगी तो बिल भी खत्म। अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा आया कहां से है, राज्यसभा से आया, अगेन वो भी डिसॉल्व कर जाएगा। तीसरा, अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अब लोकसभा से बिल जो गया है कहां को, राज्यसभा को गया, वो भी लैप्स कर जाएगा। बस ये 3 सर्कमस्टांसेस में बिल लैप्स करता है और कभी भी बिल लैप्स नहीं करेगा। Is that clear? So again 1-2 was the correct answer. So simplified. With reference to Parliament of India, consider the following statements. अब प्रोरोगेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, प्रोरोगेशन, समनिंग के ऊपर क्वेश्चन, प्रोरोगेशन के ऊपर क्वेश्चन, एडजर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन आर के ऊपर क्वेश्चन, 0 आर के ऊपर क्वेश्चन, एडजर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, कट मोशंस के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। So prorogation of the house by the president of India does not require the advice of council of minister. Okay. Prorogation of his house is generally done after the house is adjourned sine die. Sine die का मतलब होता है बिना डेट दिए कि कब दोबारा मिलेंगे, sine die. But there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session. कभी भी prorogate कर सकता है। Dissolution of house is done by the president of India who saves in exceptional circumstances does so on the advice of the council of ministers. तो
2 and 3 will be the correct answer, क्योंकि दोनों एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट कर सकती हैं। तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर द पॉलिटी एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया, आई होप मैंने आपको ब्रीफ दिया, आपको समझ आया। ये भी पार्लियामेंट टॉपिक से था, तो पार्लियामेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली 5 से 6 क्वेश्चन आपको पार्लियामेंट टॉपिक से देखने को मिले, शेड्यूल में से देखने को मिला, अमेंडमेंट से देखने को मिला। ऑल इन ऑल बेसिक था पेपर पॉलिटी के रिगार्ड में, ज्योग्राफी के रिगार्ड में। तो मिलेंगे दोबारा और एनालिसिस लेके, ज्योग्राफी का भी वो भी हमने कर दिया है एंड हमने पॉलिटी का भी कर दिया है। सी यू द नेक्स्ट टाइम।